हेलो एवरीवन, बोर्ड्स की तैयारी फाड़ के चल रही होगी। यस, बोर्ड्स 2025 में 80 आउट ऑफ 80 का जो कसम खाई थी उसको पूरा करना है। एंड उसी सीरीज में आपका बहुत बार रिक्वेस्ट आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का वन शॉट वीडियो, तो आज ये रहा वन शॉट वीडियो कैश फ्लो स्टेटमेंट। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। एंड आज के इस वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट का एंटायर बेसिक्स कवर हो जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, उसका थ्योरेटिकल पॉइंट्स एंड तीनों एक्टिविटीज का डिस्क्रिप्शन पूरा। वीडियो के एंड तक जरूर से देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब तो जरूर से करवा देना। राइट, सो हियर वी गो विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 में जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इस कंपनी के केस में आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड बैलेंस शीट आर कॉल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना है। अपने को 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ रहता है, उससे एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना होता है अपने को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट लोग कैसे बनाते हैं, 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करके। याद होगा, 1 इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हमको शो करना पड़ता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कितना आया है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कि पूरे साल भर में कंपनी के पास में कितना पैसा आया है और कितना पैसा गया है, वो एनालिसिस करना है। ये 3 एक्टिविटीज में डिवाइड करके कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के चलते कितना पैसा आया है गया है, इन्वेस्टिंग के चलते कितना पैसा आया है या गया है, इनफ्लो या आउटफ्लो, एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के चलते कितना पैसा आया है या गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले ये तीनों एक्टिविटीज का मतलब अपने को मालूम होना चाहिए, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं एक काम करता हूं, मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करता हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपने अपने बिजनेस स्टडीज के पेपर में, कॉमर्स के पेपर में पढ़ा होगा, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस का सोर्स, सो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है दोस्तों? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, पब्लिक डिपॉजिट्स। दीज आर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो इनके चलते कितना पैसा आया या कितना पैसा गया, बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा अपने को 2 साल का, और नीचे कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन रहता है, वहां से एनालाइज करना होता है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के चलते कितना पैसा आया है या गया है। कैसे? कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किया है या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया है, डिबेंचर्स इशू किया है, पब्लिक डिपॉजिट्स इशू किया, इन सबसे पैसा आता है। या अगर डिबेंचर्स का रिडेम्पशन हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है, बैंक लोन का रीपेमेंट हुआ है, तो पैसा गया है। या इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर में कंपनी ने डिविडेंड दिया, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट किया, ये सब क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये सब फाइनेंस एक्टिविटी में आउटफ्लो है, तो नेगेटिव फिगर ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। क्लियर? आपको पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का एक फॉर्मेट दिखाते हैं कैसे बनता है। फाइनेंसिंग का बात करते हैं पहले हम लोग, सिर्फ फाइनेंसिंग का। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इश्यू करके कितना पैसा आया या गया, नेट ऑफ प्रीमियम, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम पे अगर आपने शेयर्स इशू किया है तो प्रीमियम ऐड करके दिखाना है। डिबेंचर्स इशू करके कितना पैसा आया, नेट ऑफ डिस्काउंट या प्रीमियम भी, नेट ऑफ डिस्काउंट और कॉमा देके प्रीमियम। अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम ऐड होके आ जाएगा, डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो डिस्काउंट माइनस होके आ जाएगा। नेट कितना पैसा आया है? 10 लाख का डिबेंचर 20% प्रीमियम पे इशू है तो 12 लाख। 10 लाख का डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो 9 लाख। प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब बैंक लोन वगैरह से कोई पैसा आया है, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा आया है, तो वो सब। इंक्रीज या डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग याद रखना दोस्तों 2 चीज, एक तो बैंक ओवरड्राफ्ट और एक कैश क्रेडिट, ये नाम लोग अक्सर भूल जाते हैं।
बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के चलते कितना पैसा आया गया, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ा है तो पैसा आया है। 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, दोनों को कंपेयर करना है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट अगर इस साल कम हो गया है तो पैसा गया है, तो नेगेटिव फिगर। डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड बात करेंगे अपने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या बैंक लोन के इंटरेस्ट पेमेंट किए, बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के इंटरेस्ट पेमेंट किए, लोन का रीपेमेंट, लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन्स का रीपेमेंट हुआ, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन का पेमेंट हुआ। तो ये सब जो भी पेमेंट्स हो रहा है ना, ये सब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव फिगर्स में शो करते हैं। क्लियर, ये सब ब्रैकेट में शो करते हैं जो भी पेमेंट का फिगर्स है, और जो पैसा आ रहा है वो सारा पॉजिटिव, आया तो पॉजिटिव, गया तो नेगेटिव। ये सब का इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगा, 2 साल का बैलेंस शीट दिया रहेगा, उसको कंपेयर करना वहां से मिल जाएगा, या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। सबको प्लस माइनस करने के बाद में नेट जो बचता है दैट इज योर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई थिंक फाइनेंसिंग पार्ट इज वेरी क्लियर यार, राइट। अभी ना आपको इन्वेस्टिंग की बात बताते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या होता है। इन्वेस्टिंग के लिए देखो, फाइनेंसिंग से हमने क्या किया, फाइनेंस वर्ड पे स्टिक किया, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बेसिकली ना ये लायबिलिटी साइड वाले आइटम हो गए। शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, राइट। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वाला पार्ट, ये सब फाइनेंस। इन्वेस्टिंग में क्या होता है, इन्वेस्ट, कंपनी अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करता है, लॉन्ग टाइम के लिए। तो अब एसेट साइड में आ जाओ, नॉन करेंट एसेट सारे, मतलब प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है कंपनी ने, बिल्डिंग खरीदा है कंपनी ने दूसरे कंपनी का गुडविल खरीदा है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स खरीदा है, मोटर गाड़ी खरीदी है, इक्विपमेंट्स खरीदा है, तो पैसा गया है इन्वेस्टिंग में, नेगेटिव। ये सबको बेच के पैसा अगर आया है तो पॉजिटिव, मतलब इनफ्लो ऑफ कैश। कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, उसके ऊपर डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कंपनी ने दूसरे कंपनी के, जिस कंपनी का बना रहे हो कैश फ्लो, उसने दूसरे कंपनी के डिबेंचर्स खरीद के रखे हैं, उसके बाद इंटरेस्ट मिला, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो। लैंड आपने भाड़े पे दिया किसी को, लैंड एंड बिल्डिंग को भाड़े पे दिया, रेंट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये सब आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। रेंट रिसीव्ड, राइट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये से इन्वेस्टिंग में आएगा। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, पैसा गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बट नेगेटिव फिगर है। मशीन बेच के, बिल्डिंग बेच के पैसा है, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये सारा हो जाता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। पैसा आया तो पॉजिटिव रहेगा, गया तो उसको हम लोग ब्रैकेट में दिखा देते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाता है। आई होप ये दोनों पार्ट्स बहुत क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वाले पार्ट में क्या होता है, इस पोर्शन को तो ध्यान से समझना होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली बनाने का 2 मेथड्स होता है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, राइट। अपने सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड ही है, क्लियर। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि वी हैव टू स्टार्ट विद द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। उसको समझने के पहले समझो कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है, तब आपको इनडायरेक्ट समझ में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है उसके पहले ये समझो आप कि हमारा बिजनेस ऑपरेशंस, यार आपका बिजनेस, से फॉर एग्जांपल कपड़े का बिजनेस है, स्टेशनरी का बिजनेस है, गोल्ड का, ज्वेलरी का बिजनेस है आपका, तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या चीज से रिलेटेड होगा, उसमें क्या होगा, आपने गुड्स परचेज किया, उसके लिए पैसा गया, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो जो पैसा जा रहा है। गुड्स सेल करके जो पैसा आ रहा है दैट इज आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस सिलसिले में आपसे जो भी खर्चा हो रहा है, वेजेस लग रहा है लेबरर्स का, ऑफिस का स्टाफ का सैलरीज लग रहा है, रेंट लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट लग रहा है, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है, कैरेज इनवर्ड है, कैरेज आउटवर्ड है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के चलते पैसा जा रहा है, राइट। इस तरह से ऑपरेटिंग के कैश इनफ्लो आउटफ्लो अगर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। बट वो निकालना हमारे लिए संभव इसलिए नहीं है बिकॉज हमारे सिलेबस में इनडायरेक्ट मेथड है। कैसे कि हमको तो 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा और सिर्फ नीचे कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन या कोई एसेट बेचने का या डिविडेंड पे करने का या टैक्स पे करने का, उससे हमको परचेज, सेल, वेजेस, सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं। तो हम लोग डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते हैं, हमको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना होता है जिसमें हमको उल्टा जाना होता है। उल्टा जाने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, हमको 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा,
क्लियर? तो हमको रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट्स अकाउंट आता है उसमें हमको पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस रहता है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो डिफरेंस है, सपोज लास्ट ईयर पीएल अकाउंट में बैलेंस है 5 लाख, इस साल पीएल अकाउंट में बैलेंस है 6 लाख, तो इस साल नेट प्रॉफिट कितना हुआ हमको? 1 लाख। अब इस नेट प्रॉफिट से हमको उल्टा जाना है। उल्टा जाने का मतलब पीएल अकाउंट में ऐसे आइटम्स जो डेबिट हो चुके हैं बट वो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है या वो नॉन कैश आइटम है, तो उनको ऐड करना होगा। ऐड क्यों करते हैं मैं फिर समझा रहा हूं। सपोज हमारा पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट मतलब डिफरेंस ऑफ पीएल अकाउंट आया 1 लाख। अब अगर डेप्रिसिएशन क्या होता है? क्लास 11 से फाइनल अकाउंट्स करते आए हो, पीएल अकाउंट में डेबिट होता है, लेकिन डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, उसके चलते कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो ऑपरेशन से कितना पैसा आया है वो जानने के लिए हमको डेप्रिसिएशन को ऐड करना होगा, अमोर्टाइजेशन ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स को भी ऐड करना होगा बिकॉज वो नॉन कैश आइटम है। अब आया डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। फॉर एग्जांपल डिबेंचर इंटरेस्ट पेड या बैंक लोन के ऊपर आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बट पीएल अकाउंट में हम लोग डेबिट करते हैं उसको। पीएल में अगर हमने उसको एक्सपेंस ट्रीट किया है, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट घटा हुआ है, बट सिंस वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है उसको भी ऐड करना होगा। या सिर्फ एग्जांपल पीएल के क्रेडिट में डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, अब ये पीएल के क्रेडिट में आता है, हमारा इनकम है, तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, बट ये आइटम ऑपरेशंस का नहीं है, ये आइटम हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, क्योंकि हमारा बिजनेस या तो कपड़ा बनाना, कपड़ा बेचना है, स्टेशनरी बेचना है, ज्वेलरी बेचना है बट हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो नहीं है ये। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब हमारा पीएल के क्रेडिट में आया हुआ है, नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो नेट प्रॉफिट क्या करना होगा? इनको लेस करना होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, थोड़ा डिटेल में जाते हैं अपने। सबसे पहले देखोगे वी हैव टू स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे आता है आपको नीचे एक नोट पे समझाएंगे। इस नेट प्रॉफिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स टू बी एडेड। क्यों ऐड करना मैंने आपको लॉजिक समझाया था, क्या क्या आइटम है। एग्जांपल के तौर पे डेप्रिसिएशन, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट का अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये सब कुछ नॉन ऑपरेटिंग आइटम है इसलिए ऐड कर रहे हैं। ये नॉन कैश आइटम है इसलिए ऐड कर रहे हैं। या फिर ये चीजें जो राइट ऑफ हुई है, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइटिंग ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन ऑन शेयर्स या शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सब भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है या नॉन कैश आइटम है, बट पीएल में डेबिट हुआ है, हमारा नेट प्रॉफिट घटा हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करना है, नलिफाई करना है, इसीलिए ऐड हो जाता है। फिक्स एसेट्स का लॉस भी ऐड हो जाएगा। एंड अगर पीबीडीडी बढ़ा है, नोट्स अकाउंट्स में डेटर से, ट्रेड रिसीवेबल से लेस रहेगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, दोनों साल में अगर पीबीडीडी इंक्रीज किया है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो वो भी तो नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन की वजह से वो भी ऐड हो जाएगा। लेस होगा जो आइटम्स पीएल के क्रेडिट में आता है बट ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या फिर डिक्रीज इन पीबीडीडी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स स्टार्ट करना है, इन आइटम्स को ऐड या लेस करना है। ये करने के बाद जो आता है, ये सब कुछ करने के बाद जो आएगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो उसको क्या लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा ये वाला। इसके बाद बैलेंस शीट में अब हमारा रह गया करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। एक छोटा सा बात ध्यान में रखो, सपोज यार करंट एसेट्स, सपोज आपके बिजनेस में स्टॉक की बात करता हूं मैं, स्टॉक करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, बैलेंस शीट देखते हो दैट प्रीवियस ईयर स्टॉक था 5 लाख का, इस साल स्टॉक है 6 लाख का। ये जो स्टॉक इंक्रीज किया इस एक साल के पीरियड में, हमारा स्टॉक अभी इस साल इंक्रीज किया है 1 लाख। ये जो 1 लाख है इंक्रीज इन स्टॉक, ये कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है।
कैसे? कि स्टॉक कैसे बढ़ेगा, खरीदा होगा आपने, पैसा गया है। इसका मतलब याद रखना, कोई भी करंट एसेट अगर इंक्रीज करता है देन दैट विल डिनोट कैश आउटफ्लो। कोई भी करंट एसेट अगर डिक्रीज करता है मतलब इनफ्लो। एग्जाम्पल के तौर पे डेटर्स अगर कम हुआ है, डेटर्स पिछला साल था 4 लाख, इस साल है 3 लाख, 1 लाख का डेटर्स कम, मतलब क्या डेटर से पैसा मिला होगा, पैसा आया है इसीलिए। तो ये जस्ट सिंबॉलिकली याद रख लेना आपको, कोई भी करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज करती है दैट विल डिनोट इनफ्लो, एंड कोई भी करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज करती है दैट विल डिनोट एन आउटफ्लो ऑफ कैश। वही चीज देखोगे अब यहां पे है, एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो पैसा आ रहा है इसलिए वो ऐड हो रहा है, एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्लियर, एंड लेस क्या है, करंट एसेट का इंक्रीज बिकॉज कैश आउटफ्लो है, या फिर करंट लायबिलिटी का डिक्रीज। करंट लायबिलिटी डिक्रीज अगर हो रहा है तो आउटफ्लो क्यों है? सपोज क्रेडिटर्स कम हुआ, क्रेडिटर्स कम होने का मतलब क्या है, उनको आपने पेमेंट की है, क्लियर, तो पैसा गया है। लेकिन ध्यान में रखना, ये जब भी आप करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का प्लस माइनस कर रहे हो, ये करने में हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस को नहीं लेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी करंट एसेट होता है बट वो नहीं लेंगे, क्लियर। एंड उसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट भी वैसे तो करंट लायबिलिटी है बट उसको भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज बैंक ओवरड्राफ्ट तो फाइनेंसिंग आइटम है। कैश इन बैंक को क्यों नहीं लेंगे? फॉर्मेट के लास्ट में समझ में आएगा आपको। ये सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में जो आता है दैट इज कॉल्ड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से आप, ये है आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड का फिगर, जो बचेगा वो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का नेट कैश आउटफ्लो। ऑपरेटिंग का जो नेट कैश आउटफ्लो आया, उसके बाद इन्वेस्टिंग का जो नेट कैश फ्लो आएगा, एंड फाइनेंसिंग का जो नेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो आएगा, फाइनेंसिंग का जो नेट आएगा, वो तीनों को मिला करके जो आता है 1 + 2 + 3, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग, तीनों का मिला के जो आता है दैट इज कॉल्ड नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कि पूरे साल भर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज किया है। सपोज ये नेट फिगर आ रहा है 50,000 पॉजिटिव, मान लेते हैं दिस इज 50,000 पॉजिटिव। इसमें ओपनिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दीज आर नोन एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस मान लो अगर 1 लाख था, वो आप ऐड कर दोगे तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, एंड ये आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस से मैच होना चाहिए। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्लोजिंग डेट का जो है वो अपना 1.5 लाख आना चाहिए। मतलब क्या है मालूम है, ओपनिंग 1 लाख है और क्लोजिंग 1.5 लाख अगर है तो हमारा तीनों का मिला के जो नेट फिगर है ना वो 50,000 आना चाहिए पॉजिटिव। तो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट राइट है। ये होता है जब हम लोग कंप्लीट सम्स की बात कर रहे हैं। कंप्लीट सम्स आने का चांसेस इस साल के बोर्ड्स में काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज हम लोग के छोटे सम्स आते हैं 6 मार्क्स, 7 मार्क्स से 4 मार्क्स के, राइट। हाउएवर एमसीक्यूज आता है, फुल लेंथ क्वेश्चंस भी आएगा, खाली ऑपरेटिंग का या खाली इन्वेस्टिंग का या खाली फाइनेंसिंग का, तो कॉन्सेप्ट हमको पूरा मालूम होना चाहिए, क्लियर ना। इसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, बिकॉज आपको बताया थे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम लोग स्टार्ट कहां से करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले हमारा आइटम क्या रहता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये कैसे आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आप ध्यान से देखो, जैसे बताए थे सबसे पहले ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो बैलेंस होता है उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्लियर। उसमें आप 4 आइटम्स, ये 4 आइटम्स को आप ऐड करते हो। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, अदर रिजर्व का मतलब है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को छोड़ करके, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, राइट, ये सब कुछ, या कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कोई भी रिजर्व अगर इंक्रीज किया है इस साल, प्रीवियस ईयर इस साल में कंपेयर करके करंट ईयर में अगर इंक्रीज किया है तो ऐड हो जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो कंपनी
करंट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट कर दे, दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में, राइट, दो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, उसके बीच में कंपनी के डायरेक्टर्स अगर कोई डिविडेंड पे कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हमेशा पेड ही रहेगा। प्रपोज डिविडेंड हमेशा देखोगे आप बैलेंस शीट के बाहर में ऐसा कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, बैलेंस शीट के चैप्टर में किया होगा आपने। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का जो होता है वही वाला पेड होता है, वही वाला यहां पे ऐड हो रहा है, एंड यही दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस भी होता है, नेगेटिव फिगर होता है। आपने याद होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड का जब फिगर लेते हैं अपने लोग, ये रहा इंटरिम डिविडेंड पेड या फाइनल डिविडेंड, मतलब यही प्रपोज डिविडेंड होता है। क्लियर? उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना टैक्स का प्रोविजन किए हैं पीएल अकाउंट से, वो आ रहा है यहां पे। लेकिन अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में देखते हो, वहां पे हम लोग इनकम टैक्स पेड लेते हैं, वहां पे हम लोग पेड वाला फिगर को लेते हैं, ये प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। ये इस साल कितना इनकम टैक्स का पेमेंट किया हम लोग, वो यहां पे माइनस होता है, ये ध्यान में रखना है। इसके बारे में इलस्ट्रेशंस कराएंगे, डोंट वरी। एक एक टॉपिक, एक एक चीज के ऊपर में छोटा छोटा इलस्ट्रेशंस आपके इन वन शॉट वीडियोस में आपको मिलेगा, एंड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस वीडियो को आप पूरे मन से देखते रहना, सब कुछ नोट कर लेना। आप कॉपी में नोट नहीं करोगे तो नहीं होगा, खाली देखने से नहीं होगा। क्लियर? सो ये सब कुछ ऐड करने के बाद, एंड ये बहुत एक्सेप्शनल आइटम है, रिफंड ऑफ टैक्स अगर है तो लेस हो जाता है, बहुत रेयर है, वो भी कराएंगे आपको जो बचेगा, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये वर्किंग नोट में बनेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं। क्लियर? नाउ विल गो विद सम प्रैक्टिकल सम्स, एंड उसमें जाने से पहले थोड़ी छोटी सी थ्योरी आती है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स किसे कहते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश तो मालूम ही है, कैश इन हैंड, एंड हमारे करंट अकाउंट में डिमांड डिपॉजिट होता है, करंट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है। और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश। बेसिकली इनको मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोला जाता है। ऐसे होते हैं जिनका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीना या उससे कम का होता है, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। उनको भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स माना जाता है। एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में ये आएगा। नाउ अब हम लोग, मैंने कहा था हर एक टॉपिक के ऊपर में बारीकी से इलस्ट्रेशंस इन वीडियोस में लिया हुआ है, इनको आप ईमानदारी से ढंग से अच्छे से देख लोगे, नोट कर लोगे ना, कैश फ्लो के ऊपर में पूरा सुपर कमांड आ जाएगा आपका। इस टॉपिक से आने वाला 7 से 8 मार्क्स जो है आपका कहीं नहीं जाना है। नाउ सबसे पहले शॉर्ट वैराइटीज ले रहे हैं हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का निकालने बोला है। क्या दिया है देखना आप, परचेजेस एंड सेल्स। इन्वेस्टमेंट इतना रुपए का परचेज हुआ है, इतना रुपए का सेल हुआ है। गुडविल इतना रुपए का परचेज हुआ है, सेल में कुछ नहीं है। मशीनरी इतना रुपए का परचेज हुआ है, इतना रुपए का सेल हुआ है। पेटेंट्स इतना रुपए का सेल हुआ है। तो परचेज है मतलब क्या है? कैश आउटफ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव फिगर मतलब ब्रैकेट में दिखाएंगे। सेल होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव फिगर है, मतलब पैसा आया है। डिबेंचर्स के ऊपर में इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर्स के इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो फाइनेंसिंग होता है, बट मिला है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। डिविडेंड रिसीव्ड, उसके बाद जो डिविडेंड मिला है एज इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक लैंड आपने परचेज किया था इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, उसको लेट आउट मतलब आपने भाड़े पे लगा दिया, उससे रेंट मिला है 80,000, तो ये भी तो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सा बात है। अब आपको खाली इन फिगर्स को पुट करना होगा सबको। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। नाउ अब आपको क्या करना होगा, इसमें अपने 2 कॉलम रहेंगे, राइट। रुपीस का सिंबल अपना इसमें। नाउ परचेज ऑफ investments
1,80,000 नेगेटिव फिगर. Sale of investments, 1 lakh positive figure. Purchase of goodwill, 2 lakh negative figure. Purchase of machinery, 4,40,000 नेगेटिव फिगर. सेल ऑफ मशीनरी, 1,50,000 पॉजिटिव. सेल ऑफ पेटेंट्स, ये सब हमारे इन्वेस्टमेंट्स है, राइट. जैसा को समझाए थे, एसेट साइड के आइटम है, हमारे इन्वेस्टमेंट सही है. इनके चलते कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है. उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स 16,000 पॉजिटिव. डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स 20,000 रुपया पॉजिटिव, बिकॉज पैसा आ रहा है. रेंट रिसीव्ड 80,000 पॉजिटिव. एकदम एक बेसिक सम आपके लिए पिकअप किए थे ये समझाने के लिए किस तरह से या क्या क्या इन्वेस्टिंग आइटम्स होता है और क्या नहीं होता है. इनका हम लोग सम टोटल निकालेंगे, आउटर कॉलम में डाल देंगे. दैट इज अ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. नेट आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वाला ज़्यादा है, तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3,54,000. इस तरह से हमारा इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो बनता है. मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन विदाउट टाइम वेस्ट किए बिना. इस इलस्ट्रेशन को देखो ध्यान से. इसमें भी आपको फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज पर्टिकुलर भारत गैस लिमिटेड कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम investing activities, also show the workings and prepare clearly the ledger accounts. क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर रहेगा आपके लिए. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट. एंड अगर आपके पास अपना जेटी वाला मैथ है, राइट, तो इसमें सम नंबर 60 है ये. क्लियर. सो इसका सोल्यूशन अपने करते हैं. इसमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पूछा है एंड अपने को लेजर अकाउंट से बनाने बोला कि अगर वर्किंग नोट में लेजर अकाउंट की जरूरत पड़े तो अपने को वो भी बना के शो करना है. क्लियर. सो हियर वी गो विद द सॉल्यूशन नाउ. कैश फ्लो फ्रॉम, आपको जो हेडिंग देनी होती है आपको वो हेडिंग तो देनी ही होगी. Cash flow from investing activities. Now, इसमें गुडविल के बारे में पूरे क्वेश्चन में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है. गुडविल देखो, आप पिछले साल था 1 लाख, इस साल है 3 लाख. इसका मतलब क्या, गुडविल परचेज हुआ है. परचेज ऑफ गुडविल 2 लाख रुपया का नेगेटिव फिगर आपका आ जाएगा. परचेज ऑफ गुडविल. पेटेंट्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन था आपके पास, तो आपको उसका वर्किंग नोट बना लेना चाहिए, राइट. आपको छोटा सा पेटेंट का लेजर अकाउंट बना लेना चाहिए. लेट अस प्रिपेयर दिस. पेटेंट अकाउंट बना लेते हैं अपने एक बार रफ में. एंड ये जो बनाते हो दिस वर्किंग एग्जाम में आपका टी फॉर्मेट में हो सकता है.
तो पेटेंट अकाउंट में आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है 2,80,000। बाई बैलेंस कैरेट डाउन दिया हुआ है 1,60,000। इनका कोई इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होगा। पेटेंट्स राइट ऑफ हुआ है 40,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल या बाई अमोर्टाइजेशन। अब याद रखना, जब अगर हमको कंप्लीट सम सॉल्व करना पड़े या साथ में ऑपरेटिंग भी करना पड़े, तो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ हुआ है, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन कैश आइटम है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में 40,000 ऐड हो जाएगा वहां पे। उसके बाद सम पेटेंट्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, तो पेटेंट सेल करके प्रॉफिट हुआ है, तो दैट इज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना प्रॉफिट है बेचा था आपने? 20,000 प्रॉफिट में बेचा था। अगेन याद रखना, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करोगे तो ये पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जा रहा है ना, तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, उसमें से लेस करना होगा, बिकॉज ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो पीएल में क्रेडिट हुई है, लेस करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। क्लियर? एडजस्टेड फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले आइटम्स में। नाउ अब पेटेंट्स कितना रुपए में बेचे थे, अब आपका बैलेंसिंग फिगर वो निकल जाएगा बाय बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, ये इधर आपका हो गया 3 लाख और इधर आपका 2 लाख, तो बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। तो 1 लाख रुपया का आपने पेटेंट सेल किया है, पेटेंट सेल करके पैसा आया है, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ पेटेंट्स या प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1 लाख पॉजिटिव। क्वेश्चन फॉलो करना होगा। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी पहले ओपनिंग बैलेंस है, फिर क्लोजिंग बैलेंस पे दिया हुआ है। नीचे मशीन के बारे में आपने देखा होगा, इन्फॉर्मेशन है कि मशीन कॉस्टिंग 1,40,000, डेप्रिसिएशन था 60,000 का, बस सोल्ड फॉर ₹50,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 140। जिस मशीन को बेचे हो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका अभी तक 60, मतलब 1,40 का मशीन हमने बेचा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज है अभी तक का 60,000। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये ओरिजिनल कॉस्ट, उसके डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 60, तो मशीन का रिटर्न ऑन वैल्यू कितना था? 80,000। 140 माइनस 60, 80,000 का मशीन था, उसको हमने बेचा कितना में? 50 में, तो बेच के लॉस हुआ है 30,000 रुपया। एंड डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर बाकी मशीन्स के ऊपर इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 1,40,000। आपको ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था ही, तो आपको मशीन का लेजर अकाउंट बनाना होगा टू फाइंड आउट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, कि वहाँ से क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। सो मशीन का लेजर अकाउंट बनाते हैं अपने। मैंने कहा था ये सब कुछ आप टी फॉर्मेट में बना सकते हैं। तो मशीन के लेजर अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,20,000 एंड बाई बैलेंस कैरेट डाउन 12,40,000। उसके बाद मशीन आपने बेचा है 50,000 में बाई बैंक, 50,000 में मशीन बेचे हो, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अभी पॉजिटिव में आ जाएगा। इस मशीन को बेच के लॉस हुआ है, तो बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल बाई लॉस ऑन सेल 30,000। ये 30,000 का जो लॉस हुआ है, अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब करेंगे ना, तब उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। समझ में आ रहा है? 60,000 जो इस मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज पहले ही हो चुका था, ब्रैकेट में लिखा था डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन, मतलब इतने सालों में, कभी खरीदे थे 5-10 साल पहले, उसके इतने सालों में 60,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज था। 140 माइनस 60, रिटर्न ऑन वैल्यू 80, बेचा 50 में, 30,000 का लॉस यहाँ भी लिखे, ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा। अभी इस समय नहीं करना अपने को। इसके बाद रिमेनिंग मशीन्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 140, तो बाय डेप्रिसिएशन
140। ये डेप्रिसिएशन भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा बिकॉज इज नॉन कैश आइटम। अब मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा, मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक, कि इस साल हम लोग इतना रुपया का नया मशीन्स परचेज किए हैं। दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। सो 4,60,000, 4,60,000 आपका ये डिफरेंस आएगा। ये मशीन में टू बैंक, ये आपका 4,40,000 हो रहा है, 4,40,000। ये 440 मशीन का परचेज हो गया। अब इसका इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो बनाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, सेल ऑफ मशीनरी 50,000, परचेज ऑफ मशीनरी 4,40,000, नेगेटिव फिगर। इस तरह से लेजर अकाउंट्स वर्किंग नोट में बना लेने से मिसिंग फिगर्स निकल जाती हैं, वो बनाना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पहले था 60, बाद में हो गया 1,60,000। अगेन इस में भी आपको इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट भी बनाना होगा टू फाइंड आउट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का लेजर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्योंकि आपने कितना रुपया का सेल किया है ये आपको नहीं मालूम, तो आपको इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के लेजर अकाउंट में ब्रॉट डाउन इज 60,000 एंड आपका कैरेट डाउन है 10,60,000। आपने इसका इन्वेस्टमेंट परचेज किया है तो इट इज टू बैंक 10,80,000। ऑपरेट इन्वेस्टिंग में ये नेगेटिव फिगर आ जाएगा आपका। सम इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। अगेन ये 20,000 अब ये समझ में आ रहा है ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा, लेस होगा, हाँ या ना, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है जो पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आता वैसे भी, क्लियर। सो आपने इन्वेस्टमेंट कितना रुपया में बेचा है, अब यहां से आपका ये बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। सो दिस इज योर 1,00,000। अच्छा ये 180 में खरीदा था आपने, 180 था, हमने गलती से कुछ और लिख दिया था 180। एंड ये फिगर भी हमने गलत लिख दी थी, ये फिगर भी आपकी 160 थी, राइट। सो इधर अपना हो रहा है 2,60,000, 1,60,000, तो बाई बैंक का फिगर आ गया 1,00,000। तो अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अब अपना परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,80,000 नेगेटिव, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,00,000 पॉजिटिव। लाइन से जा रहा है अपने लोग, राइट। अभी देखोगे ये इन्वेस्टमेंट्स का परचेज एंड सेल सारा 31 मार्च को हुआ था। अगर आपने क्वेश्चन फॉलो किया है, ये सारा परचेज सेल 31 मार्च को हुआ था। इंटरेस्ट 10% ऑब्वियसली अपने को फुल ईयर का मिलेगा ऑन 60,000, बिकॉज सारा परचेज सेल जब आप साल के एंड में किए हो तो कहने का मतलब पूरे साल भर इन्वेस्टमेंट आपके पास में कितने का था, 60,000 का ही था साल भर।
बिकॉज आपने परचेज साल के एंड में किया है, सेल भी साल के एंड में किया है, तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट 10% 60,000 का मिलेगा। एंड उसका डबल इफेक्ट, अब आप ध्यान से समझना है उसका डबल इफेक्ट क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो माइनस हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा बिकॉज पीएल के क्रेडिट में नॉन ऑपरेटिंग आइटम में लिए हैं, प्रॉफिट बढ़ा हुआ लेस करना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव फिगर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट खत्म। अब इन्वेस्टमेंट इन लैंड देखो 1 लाख कोई चेंजेस नहीं था, शेयर्स अमरटेक्स लिमिटेड कोई चेंजेस नहीं था। नीचे का अब ऐसे फॉलो करते हैं, पहले हम लोगों ने बॉक्स का इन्फॉर्मेशन कर लिया, अब नीचे का इन्फॉर्मेशन देखते हैं कौन कौन सा अभी तक नहीं किया है। पेटेंट्स हो गया था, मशीन का हो गया था, इन्वेस्टमेंट का हो गया था। पॉइंट नंबर 4, अमरटेक्स लिमिटेड पे 10% डिविडेंड ऑन इट शेयर्स। 1 लाख का शेयर है, उसके अपने को 10% डिविडेंड मिला है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड रिसीव्ड 10,000 पॉजिटिव फिगर एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम वाले पोर्शन, बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। रेंट मिला है 30,000, रेंट रिसीव्ड 30,000, ये भी हमारी पॉजिटिव फिगर। क्लियर। एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब नेट प्रॉफिट वाले में से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। अब जो बचेगा देयर इज अ नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसे टोटली क्या, सो हमारा ये 5,20,000 क्या लिखेंगे इसको, नेगेटिव है। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 5,20,000। ये है इस तरह से कैसे हम लोग इन्वेस्टिंग का करते हैं। अब एक दो इलस्ट्रेशन लोग फाइनेंसिंग के ऊपर में लेते हैं। फाइनेंसिंग वाला कैसे होता है, अगर आपको अभी तक फॉर्मेट वाइज लर्न नहीं हुआ ना, एक बार फॉर्मेट को गो थ्रू हो जाना। फाइनेंसिंग का बताया था आपको, याद है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट। इनके चलते कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो फाइनेंसिंग में आता है। सो इस सम्स को आप देखो ध्यान से, पहले इसको अपने कैसे करेंगे, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है ये सम्स आपके जेटी मैथ का सम नंबर 44 है, राइट। एंड अगर आपके पास मैथ नहीं है आप डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था 15 लाख, 31 मार्च 23 को था 15 लाख एंड 31 मार्च 24 को है 20 लाख, मतलब 5 लाख रुपए का इक्विटी शेयर इशू हुआ है। प्रेफरेंस शेयर्स पहले था 5 लाख, अभी है निल, मतलब रिडेम्पशन हो गया, मतलब रीपेमेंट, शेयर कैपिटल कम होने का मतलब है उसका रिडेम्पशन हो गया, रीपेमेंट हो चुका है। डिबेंचर्स पहले कुछ नहीं था, अभी 2,50,000 मतलब इशू है, मतलब पैसा आया है। इक्विटी शेयर्स इशूड अ प्रीमियम ऑफ 20%, तो 5 लाख रुपए का जो इक्विटी शेयर्स है, जो गैप है 5 लाख का 20%, मतलब 1 लाख, तो इक्विटी शेयर इशू करके कितना है हमारे पास में 6 लाख आया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं अपने। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, मैं हेडिंग नहीं दे रहा हूं, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम, पूरा लिखना होगा आपको 6 लाख, राइट। फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, जस्ट फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट वैसे करके। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या लिखा है, रिडीम्ड एट पार, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होके हमारा पैसा गया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारा नेगेटिव फिगर ये। डिबेंचर्स आपने इशू किया था डिस्काउंट ऑफ 10%, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स 2,50,000 के ऊपर में 10% डिस्काउंट,
25,000 का डिस्काउंट, तो 2,25,000 रुपये आया है। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स, इंटरिम डिविडेंड पेड 1,50,000 नेगेटिव, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाएगा वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 35,000 नेगेटिव फिगर, पैसा गया है। एंड इसका एक और इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाता है। अगर ऑपरेटिंग बनाने बोलेगा तब ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में। मैंने कहा था वीडियो को आप ढंग से सुन लेना तो इस चैप्टर के पूरा कमांड आ जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट आपका, राइट। उसके बाद अंडरराइटिंग कमीशन पेड, अंडरराइटिंग कमीशन शेयर्स पे पेमेंट हुआ है 20,000 नेगेटिव फिगर। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपने डिविडेंड पेमेंट किया है 60,000 नेगेटिव फिगर। सो अब इसका प्लस माइनस करके नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या यूज इन फाइनेंस एक्टिविटीज सब निकाल लोगे। तो ये आ गया हमारा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 60,000। सो आई होप कैश फ्लो अब आपको टफ नहीं लग रहा होगा, राइट। एंड अगर आपको और दिक्कत होना इस वीडियो का, इस चैप्टर का बेसिक 2 वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरा पहले से है, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, वो आप जरूर से देख लेना, राइट। हमारे क्लास 12 के प्लेलिस्ट में है, क्लास 12 अकाउंट्स का प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पे है, क्लियर। नेक्स्ट अभी हम लोग फाइनेंसिंग का एक और सम्स करते हैं। फाइनेंसिंग ये सम्स का भी आप एक बार कॉपी कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद अपने सम्स को सॉल्व करेंगे। आप ये भी कर सकते हो, पहले सम्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, उसके बाद प्ले करके सोल्यूशन को चेक करो आप। ये वाला सम्स आपके जीटी मैथ का सम नंबर 43 है, राइट। आपके पास मैथ है तो आप उससे देखते रहो। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले था 7 लाख, बाद में हो गया है 9 लाख, तो 2 लाख का इक्विटी जैसे इशू हुआ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आपको गैप दिख रहा है 25,000 का, तो ये जो गैप है ये शो कर रहा है कि इक्विटी शेयर्स 25,000 के प्रीमियम पे इशू होगा। अभी तक तो यही लग रहा है, बट आगे का एनालिसिस करना पड़ेगा बिकॉज टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद 12% डिबेंचर्स, पहले था 3 लाख, बाद में हो गया 4 लाख, तो 1 लाख का इशू हुआ है। नीचे लिखा था 10% डिस्काउंट पे इशू हुआ है एंड ये डिस्काउंट को राइट ऑफ किया गया था सिक्योरिटीज प्रीमियम से एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर को स्टेटमेंट ऑफ पीएल से राइट ऑफ नहीं किया है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से किया है। फर्स्ट प्रेफरेंस वही होता है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होता है, जो कि आपको डिबेंचर्स के वन शॉट वीडियो में आपको बताया हुआ है, जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। वन शॉट वीडियोस को प्लेलिस्ट अलग से बनाया हुआ है, राइट। तो 10,000 रुपए का डिस्काउंट को सिक्योरिटीज से राइट ऑफ किए थे, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम 25,000 नहीं 35,000 आया होगा हमारे पास। 35,000 का प्रीमियम आया था इक्विटी इशू करके, उसमें से 10,000 का डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में डेबिट हो गया, वहां यूज हो गया, तो इसीलिए बचा हुआ 25,000 है। इसका मतलब इक्विटी से 2 लाख का जो इशू हुआ था 2,35,000 में इशू हुआ था, राइट। उसके बाद डिविडेंड पेएबल वाला पार्ट समझाना है आपको, बताते हैं। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट कैश फ्लो from financing activities, right? So after proceeds from issue of equity shares
was 2,35,000. Clear? Preference shares preference shares इस समय है नहीं. I'm sorry, this was sum number 47 for the JT Mat. JT Mat का sum number 47 है, not 43, right? अब आपका debentures से proceeds from issue of debentures. Proceeds from issue of debentures. 1 लाख का डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे इशू किए तो कितना पैसा आया? 90,000. ये भी पॉजिटिव है. डिविडेंड पेबल, अनक्लेम्ड डिविडेंड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम. डिविडेंड के केस में मैंने कहा था डिविडेंड्स आर कंटिंजेंट लायबिलिटीज. बैलेंस शीट के वन शॉट वीडियो में दिया हुआ है. डिविडेंड प्रपोज ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23, मतलब पिछला साल का था 75,000 एंड करंट ईयर का है 65,000. करंट ईयर वाले का कुछ भी नहीं होता है. प्रपोज्ड डिविडेंड के केस में हमेशा ध्यान में रखना, पिछला साल का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ना, वो करंट ईयर, पिछला साल का एजीएम करंट ईयर में होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें वो डिक्लेयर होता है, मतलब अप्रूव होता है, उसके बाद उसका पेमेंट होता है. करंट ईयर वाला अगले साल होगा. तो करंट ईयर का जो 65 उसका तो कुछ भी नहीं करना अपने को. ये 75,000 इस साल डिक्लेयर हुआ होगा, तो ये एनपीबीटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो वर्किंग्स करते हैं अपने, उसमें जो 4 आइटम ऐड करना सिखाए थे, उसमें ये 75,000 ऐड होगा. एंड यूजुअली ऐसा एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं रहता है, तब तुम लोग क्या करते हैं, फाइनेंसिंग में नेगेटिव फिगर 75,000 ले लेते हैं, मान लेते हैं उसका पेमेंट हो गया है. बट यहाँ पे इस 75,000 जो डिक्लेयर हुआ, उसमें से इतना रुपया का डिविडेंड अभी तक शेयरहोल्डर लोग क्लेम नहीं किया है. तो 75 माइनस 7 मतलब पेमेंट कितना हुआ है? 68,000. मतलब पेमेंट और डिविडेंड लोग यहाँ पे कितना लेंगे? 68,000. लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हमको ऑपरेटिंग में निकालना पड़े, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड कितना करेंगे? 75,000. ठीक है. बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 2,000 रुपया पॉजिटिव फिगर, बिकॉज पैसा आया है. दैट्स इट. हमारा ये नेगेटिव फिगर था, राइट. बाकी अब हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा. इस वीडियो में आपको कैश फ्लो का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पूरा दिए कि तीनों एक्टिविटीज कैसे होती है, उनका कैलकुलेशंस कैसे होता है, एंड आपको इस वीडियो में हमने समझाया कि इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का हम लोग कैश फ्लोस कैसे निकालते हैं. अब अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हम लोग कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, एंड उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे. लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा तो उसका इफेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, मशीन अकाउंट कैसे बनाते हैं, एंड ऑपरेटिंग का पूरा एनपीबीटी का कैलकुलेशन, पूरा चीज नेक्स्ट वीडियो में आएगा, एंड विद कंप्लीट सम्स एज वेल, सो दैट आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सको. इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना. एंड क्या चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख के दो दोस्तों, एंड वो वीडियो आपके सामने हाजिर होगा. क्लियर. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन.